इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडियाट्रिक लिम्ब के बारे में, उसकी डिफिशियंसीज और एम्पुटेशंस। ठीक है, तो बच्चे बाज़ ऐसे पैदा होते हैं जिनके बाज़ बोन्स मिसिंग होती है लिम्स में, तो वो लिम्ब डेफिशिएंसी कहलाता है। इसके अलावा बाज़ केसेस में एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो अब ज़रा देखते हैं सबसे पहले लिम्ब डेफिशिएंसीज और एम्पुटेशन। अच्छा, तो लिम्ब की जो डेफिशिएंसीज होती है वो कंजेनिटल हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। कंजेनिटल तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि बच्चा पैदा ही एक मिसिंग बोन के साथ होता है, जबकि एम्पुटेशन में क्या होता है, उसकी लिम्ब काटी जाती है तो वो एक्वायर्ड होता है ज़्यादातर वो केस। तो एडल्ट से जो है, इसकी पीड्स में जो बच्चों की पीडियाट्रिक बच्चे जो होते हैं तो उनकी मैनेजमेंट अलग होती है। क्यों? क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं वो ग्रोथ और इमोशनली स्टेबल होते हैं, जबकि बच्चे इतने नहीं होते, तो उनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी फ़र्क है। ठीक है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट का इसमें क्या रोल होता है? सबसे पहले अगर लिम्ब डेफिशिएंसी है या एम्पुटेशन कर दी है, पेरेंट की एजुकेशन करते हैं। ठीक है, उनको बताते हैं कि अब क्या क्या आपने करना है, पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज, मोबिलिटी ट्रेनिंग, साथ ही साथ प्रोस्थेटिक गाइडेंस के बारे में उनको बताते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन सिस्टम लिम्ब डेफिशिएंसीज की क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो पहला वाला है वो फ्रांस और रायली ने किया है, वो है ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं। स्वानसन क्लासिफिकेशन में 7 कैटेगरीज है। ठीक है, फेलियर ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एक बोन बनी नहीं है जिसकी वजह से लिम्ब में मिसिंग है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन का इशू, डुप्लीकेशन, ओवर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन बैंड एंड जनरलाइज डिफॉर्मिटीज़, ये इसने क्लासीफाई किया है। इसके अलावा ये ISO ISPO जो है, ये जो है किसी बोन की जो है ना क्लासिफिकेशन करता है कि वो कैसे उसकी रेडियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल उसमें मसला है। ठीक है, तो ये इधर इन्होंने पता नहीं कोई कोड दिया हुआ है ISO का। अच्छा, अब कंजेनिटल लिम्ब डेफिशिएंसी की बात करते हैं, जो पहले से प्रेजेंट हो, तो इसको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी है ये वाली, ये जो नज़र आ रही है। तो ट्रांसफर्स में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लेवल तक जो है ना लिम्ब का पार्ट होता है। लेट सपोज एल्बो तक, एल्बो से आगे फोर आर्म नहीं होता, हैंड नहीं होता, रिस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रांसफर्स है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में। तो मतलब लेट सपोज मैं अपना हाथ बताऊं तो मेरे हाथ में ह्यूमरस है, उसके बाद आगे एल्बो जॉइंट आ रहा है, उसके बाद दो बोन्स है, रेडियस अल्ना, और आगे फिर रिस्ट और बाकी जॉइंट्स आ रहे हैं। तो लेट सपोज लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? अब हैंड को अगर देखें, हैंड में मेरे मेटाटार्सल्स है, इसमें क्या होगा? एक बोन मिसिंग होगी। ठीक है, या ह्यूमरस की बात करूँ तो ह्यूमरस आधा होगा, आधा नहीं होगा, और बाकी आगे हैंड होगा। ठीक है, तो मतलब बोन इसमें क्या होता है? एब्सेंस होती है, या तो ह्यूमरस बिल्कुल नहीं होगा मेरा, लेट सपोज आगे डायरेक्ट फोर आर्म शुरू हो जाएगा, या ऐसे हो सकता है कि ह्यूमरस आधी है आधी नहीं होगी। तो इधर ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो ट्रांसफर डिफिशियंसी का मैंने आपको बता दिया ना, इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट से आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हाँ, हो सकता है बर्ड्स प्रेजेंट हो, जैसे कि अब मेरा ये लेट सपोज एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके आर्म्स नहीं है, लेकिन आर्म्स की जगह पे एक छोटी सी उभरी हुई जगह बर्ड्स होते हैं, लेकिन वो बने ना हो। ठीक है, तो इसकी नेमिंग जो है इसी बेसिस पे होती है। तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ एक पिक्चर। ठीक है, तो अब ये बेबी है, इसके अपर रीजन देखिए, इधर ये क्या हुआ है? ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मिसिंग है। ठीक है, ये इसमें क्या है? ट्रांसवर्स मसला है। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे? बायलैटरल अपर आर्म ट्रांसवर्स। ये देखिए इधर नाम लिखा हुआ है, बायलैटरल ट्रांसवर्स अपर आर्म डेफिशिएंसी। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल का मैंने बताया, इसको लॉन्गिट्यूडनल का भी मसला है। उसका क्या मसला है? इधर इसकी फीमर तो है लेकिन फुल फीमर नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे नाम देगी? लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, आगे इसके पाँव है लेकिन फीमर थोड़ी सी मिसिंग है दरमियान में, इधर तो आम आगे है ही नहीं। तो ये ट्रांसवर्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो इसको दोनों डेफिशिएंसीज हुई हुई है। तो लॉन्गिट्यूडनल के जैसे क्या बोलेंगे? इसका प्रॉक्सिमल फीमर मिसिंग है। तो बाइलेटरल दोनों पाँव का मिसिंग है ना, बाइलेटरल हो गया। प्रॉक्सिमल फीमर फोकल डेफिशिएंसी इन्होंने लिखा है, एक फीमर के एक स्पेसिफिक पार्ट मिसिंग है, तो इन्होंने फीमोरल फोकल डेफिशिएंसी लिखा हुआ है। सही हो गया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल की नेमिंग, और ये मैंने आपको
ट्रांसवर्स डेफिशिएंसी की नेमिंग बता दी, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे इसकी क्या कॉजेज हो सकती है? तो सबसे पहली बात, एम्ब्रियो जब होता है, फीटस जब होता है, तो जैसे ही कंसेप्शन होती है उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होगी 4 मंथ्स के अंदर अंदर फीटस जो होता है ना, उसके लिम्ब बर्ड्स फॉर्म करना शुरू हो जाते हैं 4th वीक में, ठीक है। और 7 वीक तक वो फुली डेवलप हो जाती है, मतलब उंगलियां तक उसकी आ जाती है 7th वीक तक, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंट किधर से शुरू होती है? प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ ना। देखिए पहले सबसे पहले ह्यूमरस बनेगा, फिर उसके बाद अल्ना रेडियस, उसके बाद आगे की तरफ जाएगी डेवलपमेंट, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी पहले बनता है एज कम्पेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटी, डेवलप्स अर्लियर। अच्छा, अगर डेफिशिएंसी हो इस टाइम, तो क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसका हाथ नहीं बनता या कुछ और चीज़ मिसिंग होती है। इसके अलावा वास्कुलर डिसरप्शन हो सकती है जिसकी वजह से उधर ही रुक सकता है। टेरेटोजेनिक कोई मस हो सकता है, कोई ऐसा केमिकल या कोई चीज़ हो सकती है जिसने फीटस को अफेक्ट किया हो। एमनियोटिक बैंड्स हो सकते हैं। अच्छा, इसकी कॉज इन्होंने लिखी हुई है कि 34% केसेस में वास्कुलर होता है, 32% में अननोन कॉज होती है और 4% में टेरेटोजेनिक कॉज होती है। अच्छा, अब इसकी जो डेफिशिएंसी है, जो डेफिशिएंसी होती है वो कितने में इंसिडेंस किया है उसका? 6 in 10,000 लाइफ बर्स। 10,000 लाइफ बर्स में 6 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई डेफिशिएंसी होती है। अपर लिम ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू लोअर लिम, ठीक है। और 20% केसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मल्टीपल लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो ये ट्रांसफर डेफिशिएंसी जो है प्रॉक्सिमल टू रिस्ट एंकल और often कॉल्ड नबिन्स, ठीक है। अगर ट्रांसफर डेफिशिएंसी है और वो रिस्ट एंकल के साथ वाली जगह में है, तो उस केस में उसके हाथ को या पाँव को नबिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सिमल फीमोरल फोकल डेफिशिएंसी, ये एक कंडीशन है जैसे कि इसमें बताया है मैंने, इस बच्चे को हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें या हाइपोप्लेजिया या एब्सेंस ऑफ प्रॉक्सिमल फीमर, ठीक है। जो फीमर का जो नज़दीक इधर वाला पार्ट है, वो या एब्सेंस हो सकती है या उसकी क्या हो सकती है? हाइपोप्लेजिया। इसके अलावा एसिटेबुलम, जिस जगह पे फीमर जाके लगता है उस जगह की भी एब्सेंस या हाइपोप्लेजिया हो सकती है। इसके साथ और किस चीज़ की हो सकती है हाइपोप्लेजिया? एसिटेबुलम, फीमोरल हेड, पैटिला, टिबिया, फिबुला, ठीक है। और ये डेफिशिएंसी यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है। अगर एक पाँव इन्वॉल्व है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पाँव इतना ऊंचा होगा, ये पिक्चर आप देखें, इसमें पाँव कितना ऊपर है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई और कंडीशन है, लेकिन इस तरह अगर फीमर अगर एक साइड का इन्वॉल्व हुआ है, एक साइड पे डेफिशिएंसी है, तो पाँव बहुत ऊपर होता है, सही है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जिस बच्चे को प्रॉक्सिमल फीमोरल फोकल डेफिशिएंसी हुई हो, तो उसका जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादातर बच्चों के सेम होते हैं जब उनको PFFT हुआ होता है। उनकी थाइस शॉर्टन होती है, एक्सटेंशन में होती है, एक्सियल लिखा हुआ है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन में होती है, इसके अलावा एक्सटर्नल रोटेशन में होती है, साथ ही साथ हिप और नी फ्लेक्शन कंट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें देख लें, एक्सटर्नल रोटेशन है, इधर फ्लेक्शन कंट्रक्चर्स बने हुए हैं, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है, सही है। तो अब आते हैं डेफिशिएंसी के बाद एम्प्यूटेशंस की जानिब। तो एम्प्यूटेशंस क्यों होते हैं? हाथ या पाँव क्यों कट कर दिए जाते हैं सर्जरी के थ्रू? उसकी रीज़न ट्रॉमा हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से बस काटना पड़ता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, वास्कुलर इश्यूज जैसे कि ब्लड का ना हो जाना, उधर गैंग्रीन हो जाना, या कोल्ड में फ्रॉस्ट बाइट वगैरह हो जाना, या पूरी वो ट्रेंच फुट हो जाना। तो इन केसेस में फिर क्या करते हैं? कट ऑफ कर देते हैं, वो एम्प्यूटेशन कर देते हैं। तो ट्रॉमा में लिखे हुए कौन कौन सी रीजंस हो सकती है? इसी में हाईएस्ट इंसिडेंस ट्रॉमा की वजह से एम्प्यूटेशन का हाईएस्ट इंसिडेंस मेल्स में होता है, एडोलेसेंट्स में। उनको कीड़ा काट रहा होता है ना, तो कभी ज़्यादातर वो काम भी ज़्यादा वो करते हैं, ड्यूटीज़ उनकी होती है, बाहर ज़्यादा निकलते हैं, तो इस वजह से उनके हो सकता है। इसके अलावा सीजनल ट्रेंड लिखा हुआ है इन्होंने कि लॉन मूवर वाले केसेस जून में ज़्यादातर होते हैं, उसमें एम्पुटेशन उसकी वजह से हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स जुलाई में, और फार्म इंजरी सितंबर में इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, चलो, बोन ट्यूमर्स की वजह से भी एम्पुटेशन हो सकती है, हमने देखा है, ठीक है। तो ऑस्टियोसार्कोमा जो है, ये जो है मेटाफेसिस ऑफ फास्ट ग्रोइंग बोन्स को इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक ट्यूमर है,
तो ये काज कर सकता है, एम्प्यूटेशन को लीड कर सकता है, ठीक है। डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस मोस्ट कॉमन साइट्स है। इविंग सार्कोमा एक और ट्यूमर है, न्यूरो एपिथेलियल ट्यूमर, ठीक है। बोन और सॉफ्ट टिश्यूज अफेक्ट होते हैं, पेल्विस, चेस्ट, लॉन्ग बोन, सही हो गया। अच्छा, इंसिडेंस इसकी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स में 8.7 पर मिलियन, 10 लाख में 8.7 बच्चे जो है अफेक्ट होते हैं 20 ईयर से पहले। अच्छा, ट्यूमर्स की डायग्नोसिस कैसे हो सकती है? लोकलाइज पेन होता है, स्वेलिंग होती है, पल्पेबल मास होता है, साथ ही साथ वेट लॉस भी हो सकता है। इविंग सार्कोमा जो है मैरो इन्फिल्ट्रेशन का कर सकता है, मतलब डीप जा सकता है। और ये जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जब उसकी बोन्स इलोंगेट कर रही होती है, उस सीन में जो है ना ये ज़्यादा इसकी होता है, ठीक है, ट्यूमर। अच्छा, ये जो है प्रॉक्सिमल फ्यूमरल डेफिशिएंसी के ग्रेड्स है, ठीक है, टाइप है। तो इस वाले में क्या, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसमें क्या हो गया है, इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? फीमर हेड तो प्रेजेंट है, लेकिन एसिटेबुलम इसमें नहीं है, सही है। ये देख ली, साथ लिखा हुआ है इधर फीमोरल हेड का लिखा है कि वो प्रेजेंट है, किस वाले में नहीं प्रेजेंट। एसिटेबुलम का पता है, फीमोरल सेगमेंट का बता रहे हैं। अच्छा, तो आगे जाते हैं मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स की डायग्नोसिस पे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या था? डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स। अब मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स, तो ये भी वही है, सेम उसी तरह ही होगा। फीवर, वेट लॉस इसमें भी आ गया है। अच्छा, डायग्नोस्टिक टूल कैसे पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर हुआ है कि नहीं? एक्सरे, एमआरआई, बायोप्सी, बोन स्कैन, चेस्ट सीटी स्कैन। फिजिकल थेरेपिस्ट शुड रेफर इफ अनएक्सप्लेन्ड पेन परसिस्ट विदाउट इंजरी, ठीक है। इंजरी अगर नहीं हुई फिर भी पेन हो रहा है तो फिजिकल थेरेपी को रेफर करना चाहिए फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है, किसी और को रेफर कर दे। अच्छा, तो अगर किसी बंदे को ट्यूमर है तो क्या करेंगे? मल्टी मोडलिटी ट्रीटमेंट करेंगे। एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होगी, कीमोथेरेपी इन्वॉल्व होगी, सर्जरी इन्वॉल्व होगी, रेडिएशंस यूज़ करके उसको जगह को ख़त्म किया जाएगा। तो गोल क्या होगा? वो तो ज़ाहिर बात है, ट्यूमर को ख़त्म करके, और साथ ही साथ अगर जितना वो जगह बच सकती है वो बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सर्जरी ऑप्शंस में फिर क्या होता है? अगर डीप गया हुआ है तो उस केस में सर्जरी, एम्पुटेशन कर देती है, लिम्ब स्पेयरिंग भी हो सकती है, ऐसी सर्जरी जिसमें वो जगह रिमूव की है लेकिन लिम्ब को बचा दी है, और रोटेशन प्लास्टी आगे पड़ेगी। अच्छा, रेडिएशन थेरेपी, ये मैंने बताया था ना, इसमें 3 मोड्स हैं, एक सर्जरी है, कीमोथेरेपी है और रेडिएशन थेरेपी है। तो रेडिएशन थेरेपी जो है उसके बारे में इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ऑस्टियोसार्कोमा इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू रेडिएशन थेरेपी, सही है। रेडिएशन थेरेपी उस पर काम नहीं करती। एविंग सार्कोमा पे बहुत अच्छे से काम करती है, हाईली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अच्छा, जब फुल रिसेक्शन नहीं हो सकता तो उस केस में ही करते हैं। अच्छा, एक्यूट साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं रेडिएशन थेरेपी के? स्किन रिएक्शंस शो कर सकता है, म्यूकोसाइटिस, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, नोजिया, फैटीग हो सकती है। लेट इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बाद में टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद फाइब्रोसिस हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, फ्रैक्चर्स, ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, कीमोथेरेपिक इफेक्ट्स, अब जो है कीमोथेरेपी की तरफ आगे, रेडियोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी में साथ क्या किया जाता है? बास केसेस में तीनों एक साथ होता है, सर्जरी भी कर लेते हैं, रेडिएशन भी करते हैं, कीमोथेरेपी भी करते हैं। तो कीमोथेरेपी में क्या करते हैं? बास एजेंट देते हैं, बास मेडिकेशन देते हैं जो कि मैलिग्नेंट सेल्स को तो मारते हैं लेकिन साथ नॉर्मल सेल्स भी उसमें डैमेज होते हैं। इसी वजह से जो है ना बच्चों के, लोगों के बाल गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो साइड इफेक्ट्स इसके, नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, न्यूरोपैथीज। तो इस सेल्स की लॉस क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें नॉर्मल सेल्स भी मर जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपी सेशंस को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। पीड्स का हम लोग पढ़े ना, पीड्स में सरकोमा होगा तो उसमें क्या करेंगे? तो चाइल्ड्स की टॉलरेंस और कॉम्प्लिकेशंस की बेसिस उसको देख के उसके बाद जो है ना अपना प्लान बनाना है और उसका उस टाइम ट्रीटमेंट करनी चाहिए। एम्पुटेशन कब किया जाता है? सही है, वैसे तो जब एम्पुटेशन करते ग्रोथ प्लेट्स को जो है ना प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। अच्छा, तो जॉइंट डिसआर्टिकुलेशन अगर करे तो वो क्या करता है? बोनी ओवर ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि जॉइंट से काट दिए। अगर बोन को काटे तो बोन ग्रो कर सकती है, जॉइंट से काट दिए तो बोन ही नहीं है उसके नीचे, ठीक है, सिर्फ जॉइंट ही प्रेजेंट है तो आगे ग्रोथ नहीं होती फिर। अच्छा, सर्जिकल डिसीजन किस बेसिस पे लिए जाते हैं? देखते हैं कि फंक्शन कितना प्रिजर्व हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर इधर से काटे तो कितना फंक्शन इससे वो होगा, कितने इफेक्ट होगा। कॉस्मेसिस, कॉसेसिस मतलब दिखने में बुरा तो नहीं लगेगा या अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्थेटिक फिट गाइड, इन सब चीज़ों को, प्रोस्थेटिक फिट
देखते हैं प्रोस्थेसिस इस पे अगर इस तरह काटे तो सही से लग सकेगा नहीं। तो इन चीज़ों की बेसिस पे सर्जिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। अच्छा, ये प्रॉक्सिमल फीमोरल फोकल डेफिशिएंसी में अगर सर्जरी करके इसे ठीक करने की कोशिश करें, अगर यूनिलैटरल है तो फिर कैसे करेंगे? तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं? लेंथनिंग की जा सकती है, ऑस्टियोटोमी की जा सकती है, नी आर्थ्रोडेसिस किया जा सकता है, साइमबॉयड एम्पुटेशन की जा सकती है। टिबिला टिबियल और टिबिला कह रहा हूँ, टिबियल और फ्यूबुलर डिफिशिएंसी अगर है तो उस केस में साइमबॉयड एम्पुटेशन कर लेते हैं अगर फुट डिफॉर्म्ड या अनस्टेबल है। अगर इसके आगे फुट जो है वो सही नहीं है तो साइमबॉयड एम्पुटेशन करते ही क्या होता है, ये एंकल की एम्पुटेशन होती है। एंकल में जो हील वाली जगह है उसको छोड़ देते हैं, बाकी पाव हटा देते हैं। तो हील जो है वो एक किस्म से वेट बेरिंग का काम करता है, सही है। तो इस टाइम जो है जब सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं तो साथ ही साथ फैमिली गोल्स को नज़र में रखना है, चाइल्ड फंक्शन को और लॉन्ग टर्म नीड्स को नज़र में रखना है। अब ये कि कोर सर्जिकल प्रोसीजर रोटेशन प्लास्टी। अच्छा, रोटेशन प्लास्टी ज़्यादातर किस केसेस में किया जाता है? जब नी जॉइंट बनाना होता है, ठीक है। लेट सपोज अब ये एक बंदे की लिम्ब है, ठीक है। इसमें इस जगह पे सार्कोमा हो गया तो इस जगह को हम काट देंगे, ठीक है। इस जगह को जब काट दिया है तो ये जो एंकल जॉइंट है, ये देखिए पाव इस तरह लगा हुआ है ना, इसको ये उल्टा करके लगा देते, रोटेशन कर देते, ठीक है। ये जगह काट दी है, इस एंकल जॉइंट को उल्टा किया इस तरह, और ये जो जगह इसको ऊपर फीमर के साथ जोड़ देते हैं। तो इसमें पाव को देखिए, पाव ऐसे हो जाता है। तो इसमें जो आगे की ये जो एंकल का जो ये पीछे वाले मसल से, कौन से मसल से? प्लांटर फ्लेक्सर्स से। ये अब नी की एक्सटेंशन करेगी, ये नी जॉइंट बन गई किस्म से, सही है। नी जॉइंट कैसे बन गए? इसके आगे ये लोग ऑर्थोसिस लगा देते हैं, सही है, एंकल के साथ। तो अब क्या है, ये जो मसल्स है ये इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो नी की एक्सटेंशन करेंगे। कौन से मसल्स कर रहे हैं एक्सटेंशन? ये प्लांटर फ्लेक्सर्स। जबकि जो डॉर्सी फ्लेक्सर्स है वो पीछे की तरफ, वो लिम्ब को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो वो नी जॉइंट एक किस्म से नी जॉइंट बना है जिसमें ये वाले मसल्स है डॉर्सी फ्लेक्सर्स, ये नी की फ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है। तो इधर इन्होंने लिखा है यूज्ड फॉर PFFD अगर फ्यूमोरल फोकल डेफिशिएंसी है। इसके अलावा फीवर या प्रॉक्सिमल टिबिया का ट्यूमर है तो उस केसेस में देखो मैंने आपको बता दिया वो काट देते हैं। तो इसके एडवांटेज देखे, नी पे मूवमेंट हो सकती है, सही है, एनर्जी एफिशिएंसी भी होती है और ग्रोथ भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कॉस्मेसिस, दिखता अच्छा नहीं है और ओकेजनल डी रोटेशन इसकी हो सकती है। और इसके अलावा इंटैक्ट न्यूरोवास्कुलर सप्लाई होना उधर ज़रूरी है। ये ना काट के लगा दे और रगे उसकी जो है ना आपस में सही से न्यूरो वास्कुलर कनेक्शन सही से ना हुआ। तो ये एक केस है, ठीक है। इसमें ये लिम्ब को ये इधर से काट दिया था, फीमर और टिबिया, और ये जो बाकी जो पार्ट है नीचे पाँव, इससे ऊपर उल्टा करके जोड़ दिया, इस जगह पे ऊपर करके जोड़ दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब ये वाले मसल्स इसकी एक्सटेंशन करेंगे और ये वाले मसल इसकी फ्लेक्शन करेंगे। देखिए इस बंदे को आगे ये इधर तक पाव है इसका, इसके आगे इन्होंने क्या कर दी, पाव के साथ इन्होंने इस जगह पे ऑर्थोसिस जोड़ दी है, सही है। यही पाव है, ये देखिए इधर आया हुआ है, ये वाली जगह इधर आई हुई है, ये जो पाव इधर मुड़ा हुआ है ये इधर इसमें मुड़ा हुआ है, सही है। तो ये क्या करता है, इधर जब प्लांटर फ्लेक्शन होती है, ये देखिए प्लांटर फ्लेक्शन, तो उसमें पाव इसका सीधा हो जाता है, सही है। देखिए इस जगह पे ये जो आपको वाइट वाली जगह नजर आ रही है, इधर ये पाव लगा हुआ है, ये जब प्लांटर फ्लेक्शन कर रहा है तो ये पाव सीधा हो रहा है, समझ आ गई। तो ये रोटेशन प्लास्टी है। अच्छा, इसके अलावा सर्जरी में और कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं? लिम्ब स्पेयरिंग प्रोसीजर। ये क्या होता है, इसमें एम क्या होता है, ट्यूमर को रिमूव करें लेकिन लिम्ब फंक्शन बरकरार रहे। मतलब एक जगह से लेट सपोज जिस तरह हमने देखा था फीमर पे अभी से पहले जो रोटेशन प्लास्टी में देखे उधर सरकोमा था, उस जगह से सिर्फ ट्यूमर रिमूव कर दे, बाकी लिम्ब को छोड़ दे। तो रिकंस्ट्रक्शन इसकी कैसे होती है, एलोग्राफ्ट उधर लगाते जो जगह हटाते हैं जिधर से ट्यूमर हटाते हैं, या एंडोप्रोस्थेटिक इम्प्लांट लगाते उधर, सही है। ये कंट्राइंडिकेटेड कब है ये वाला प्रोसीजर? अगर ट्यूमर ने डीप चला गया, जैसे हमने इससे पहले देखा इविंग सार्कोमा जो कि डीप चला जाता है, तो अगर वो डीप गया हुआ है तो उस केस में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है, और उस जगह को काट देना है। तो एक बच्चे को अगर लिम्ब डेफिशिएंसी है या एम्पुटेशन की हुई है, उसको आप एसेस कैसे करेंगे? उसके आपने डिफरेंट उसे चीज़ें देखनी है। सबसे पहले बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर्स को देखना है, एक्टिविटीज़ देखनी कौन कौन सी कर सकता है, मल्टीपल टास्क कौन से कर सकता है,
पार्टिसिपेशन उसकी कैसी है, सही है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ और ये चीज़ें, डिसेबिलिटी कितने हद तक है, इसे अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, तो फिजिकल थेरेपी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, जब बच्चा, देखिए बच्चा छोटा होता है, वो सीखता है मोटर टास्क। अगर उसी टाइम आप उसकी टांगे या हाथ काट दें तो वो टास्क सीखना उसकी डिलेड हो जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या काम है, फिजिकल थेरेपी क्या करेगा, सबसे पहले तो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस में उसकी हेल्प करेगा, रेंज ऑफ मोशन में उसकी हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ उसकी बनाएगा, ठीक है, ताकि वो प्रोस्थेसिस सही से यूज़ कर सके, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट या केयर गिवर को बताएगा कि कैसे हमने बच्चे के साथ कॉपरेशन करनी है, ठीक है। तो जो साइड एम्पुटेशन होगी है उधर अगर प्रोस्थेसिस लगा दिए, उसके अलावा उस जगह पे वेट शिफ्टिंग कराएंगे, ठीक है, उस तरफ बैलेंस ज़्यादा, उस तरफ एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि बैलेंस एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि उस तरफ वेट शिफ्टिंग और बैलेंस अच्छा हो, सही है। तो फिर जब प्रोस्थेसिस पहनाते हैं तो उसके साथ भी कराते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस में जो है ना, उसे पहना के, बच्चे को पहना के प्रोस्थेसिस, उस पर एक्टिविटीज़ करते हैं, प्ले उसके साथ गेम्स खेलते हैं, उससे चीज़ें पकड़ाते हैं ताकि वो गेट यूज टू हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, अपने हाथ उसके अब नहीं है तो अपने आप को कैसे बचाएगा, तो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो हाथों को यूज़ करके अपने आप को बचाए और आदत हो जाए, सही है। तो ये जो है, ये देखिए फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस पे हो रही है। अच्छा, इसमें मायो इलेक्ट्रिक सिंगल साइड प्रोस्थेसिस टू कंप्लीट अ बाय मैनुअल एक्टिविटी, इस बच्ची को देखें। अच्छा, इसको ये प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, सही है। तो इसी के साथ ही स्लाइड्स ख़त्म होगी।